हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। एक बार फिर आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पर स्वागत है। साथियों, 6 जनवरी यह वह दिन है जिस दिन हम लोग विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाते हैं। हम उन बच्चों को याद करते हैं जो कि किसी युद्ध, हिंसा या अमानवीकृत की वजह से अनाथ हो गए थे। हम उनके संघर्षों को याद करते हैं। लेकिन 6 जनवरी 2025 का नज़ारा ही कुछ और था। साथियों, इस दिन असम के दीमा हसाओ जिले में बाढ़ग्रस्त कोयला खदान में 9 मजदूर फंस गए थे, जिससे 4 मजदूरों की मौत हो गई थी और बाकी मजदूरों को निकालने के लिए अभी तक संघर्ष जारी है। साथियों, ये पहली बार नहीं हो रहा कि किसी रेड होल माइनिंग में मजदूर फंस के अपने जीवन को त्याग रहे हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है। जैसे कि अगर हम मई की एक खबर पे नजर डालें तो नागालैंड के बोगा जिले में खदान में आग लगने की वजह से 6 ऐसे श्रमिक थे जिनकी मौत हो गई थी। बिल्कुल उसी तरीके से पिछले साल उत्तराखंड में भी रेड होल माइनिंग की वजह से 20 मजदूरों ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। ये श्रृंखला लगातार चलती आ रही है। साथियों, क्या कारण है कि रेड होल माइनिंग को अभी भी अवैध रूप से किया जा रहा है, जिसको 2014 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की तरफ से प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसके बाद भी अवैध रूप से लगातार खनन का कार्य जारी है। साथ में बात इतनी ही नहीं है। रेड होल माइनिंग, जिसके नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसी माइनिंग जो कि बिल्कुल चूहे के बिल के आकार की है, छोटा सा सुरंग है जिसमें जाने के लिए किसी इंसान को रेंग कर जाने की आवश्यकता है। ऐसे सुरंग में जाकर कोयले को निकालने का काम कर रहे हैं मजदूर। साथियों, सिर्फ मजदूरों में 45 से 55 साल के नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चों को भी धकेला जा रहा है। इसका कारण है कि वो जो छोटा सा छेद है, जो छोटी सी सुरंग है, उसमें जाने के लिए बच्चों के शरीर का आकार बिल्कुल समान है। यानी कि उस सुरंग में जाने के लिए छोटे बच्चों का जो आकार है वो एकदम ऐसा है कि बड़ी आसानी से वो जा सकते हैं, जबकि बड़े शरीर आसानी से नहीं जा पाते हैं। इसी वजह से रेड होल माइनिंग में आज के समय में बड़ी मात्रा में छोटे छोटे बच्चों को भी धकेला जा रहा है और एक संघर्ष का मुद्दा बन गया है। चलिए साथियों, सबसे पहले न्यूज की तरफ हम लोग देख लेते हैं। यह है वो न्यूज जिसको कि अभी रिसेंटली कवर किया गया है, रेड होल माइनिंग से रिलेटेड है और आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा। चलते हैं इस न्यूज की तरफ। आप देख रहे होंगे कि अभी भी असम में लगातार टीम काम कर रही है उन मजदूरों को निकालने के लिए जो कि अभी भी उस माइन में फंसे हुए हैं। चलिए सबसे पहले असम की उस जगह पर निगाह डाल लेते हैं जहां पर ये माइनिंग का काम हो रहा है और यहाँ पे बहुत सारे मजदूर फंस गए हैं। साथियों, अगर हम इसकी तरफ नजर डालें तो ये स्क्रीन पर आपको पिक्चर सामने दिख ही रहा होगा। इसमें 7 सिस्टर में आता है हमारा असम, और असम में एक जगह है जिसका नाम है दीमा हसाओ। ये एक जिला है वहां का, जहां पर कोयले की खदान में 9 मजदूर फंस गए थे। साथियों, बचाव कर्मी ने कई बार इन्हें निकालने की अभी तक कोशिश की है और ये अभी तक संघर्ष जारी है। यानी कि अगर हम इस माइन की बात करें तो कई माइल नीचे जाकर ये मजदूर फंस गए हैं, जिसमें से 4 की मौत भी हो गई है। अच्छा, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब बचाव कर्मियों ने केंद्र सरकार से इसको लेकर सीधे तौर पर जवाब भी मांगे हैं और जवाब नहीं मिले हैं। असल में साथियों, कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स में जिसमें सीधे तौर पर सवाल भी खड़ा किया गया है कि बिना किसी मिली भगत के पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में जो ये रेड होल माइनिंग का काम चल रहा है उसे क्या संचालित किया जा सकता है। यानी कि पीछे जो बड़े अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनके पीछे से मिली भगत है, जिसकी वजह से रेड होल माइनिंग को अभी तक अवैध रूप से काम किया जा रहा है। लेकिन इसका अभी तक किसी भी जवाब की कोई पुष्टि नहीं हुई है। चलिए साथियों, आप देखेंगे कि होती क्या है रेड होल माइनिंग। सबसे पहले इसके नाम की तरफ अगर आप देखेंगे तो जैसे चूहे का एक बिल होता है, छोटा सा होता है, जिसमें चूहा अपने शरीर को सिकुड़ के अंदर चला जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से एक ऐसी कोयले की खान जिसका साइज बहुत छोटा होता है, जिसका आकार बहुत छोटा होता है। स्क्रीन पर मैंने पिक्चर आपको दिखा रखा होगा। यह है वो रेड होल माइनिंग। आप देख रहे हो, बिल्कुल चूहे के बिल के जैसे दिख रहा है ना, जिसमें अगर देखा जाए तो एक छोटा बच्चा बड़ी आसानी से चला जाएगा। अगर कोई बड़ा शरीर है तो उसे जाने में संघर्ष करना पड़ सकता है। यानी कि एक ऐसी माइन जो कई गहराई तक, कई फीट की गहराई तक सुरंग जिसमें खोदी जाती है और इसमें इंसान खड़ा नहीं हो सकता, सिर्फ रेंग कर आगे बढ़ सकता है। इसमें काम करने के लिए इंसान बैठ कर काम करता है, वो सीधे अपने शरीर को नहीं कर सकता है।
यानी कि एक छोटा शरीर अगर इसमें इस्तेमाल किया जाए तो बड़ी आसानी से इस्तेमाल हो जाएगा। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज के समय में रेड होल माइनिंग में, कोल माइनिंग में बच्चों की श्रृंखला बढ़ती जा रही है, बच्चों की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। लगातार बच्चों को भर भर कर कोल माइनिंग में शामिल किया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से अवैध है और उनके जीवन के संघर्षों को बढ़ा भी रहा है। साथ ही ये जो रेड होल माइनिंग होती है ये दो प्रकार की होती है। सबसे पहले एक प्रकार आता है जिसे हम लोग साइड कटिंग प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। साइड कटिंग प्रक्रिया ये वो प्रक्रिया है जिसमें पहाड़ी ढलानों में संकरी सुरंग बनाई जाती है, यानी कि पहाड़ों को तब तक काटा जाता है जब तक कि कोयला दिखने ना लग जाए। साथियों, इसके लिए कई बार 2 मीटर से भी कम पतली कोयले की कहना चाहिए परत को पता लगाने के लिए छोटे छोटे मजदूर इसके अंदर काम कर रहे होते हैं और सुरंग की गहराई में चले जाते हैं। कई बार क्या होता है कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कई बार विषैली गैसों के चपेट में आकर वो अपने जीवन को त्याग देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से एक होती है बॉक्स कटिंग प्रक्रिया। ये वो प्रक्रिया है जिसमें एक स्क्वायर शेप बनाया जाता है, यानी कि एक आयताकार छेद किया जाता है और फिर ऊर्ध्वाधर गड्ढे में नीचे की गहराई तक लेकर जाया जाता है और तब तक लेकर जाया जाता है जब तक कि हमें कोयले का पता ना लग जाए। कई बार जब कोयले का पता लग जाता है तो इस गहराई में मजदूर सीढ़ी की मदद से या रस्सी की मदद से नीचे उतरते हैं और वहां पे कई बार विषैली गैसों की चपेट में आकर अपने जीवन को संघर्ष में डाल देते हैं। ये दो वो प्रकार हैं जो कि रेड होल माइनिंग में सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। साथियों, आज के समय में टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए या फिर उन उपकरणों की बात की जाए जिससे कि कोयले को निकाला जा सके, उसकी कहना चाहिए कम उपलब्धता होने की वजह से और अनिश्चितता होने की वजह से आज के समय में रेड होल माइनिंग में मजदूरों को भर भर के अनुचित रूप से काम कराया जा रहा है, अनुचित रूप से नीचे पहुंचाया जा रहा है, जिसकी वजह से कई बार गहराई में जाकर वो अपने जीवन को संघर्ष में डाल देते हैं और वे वहां पे फंस जाते हैं, जिसको निकालने के लिए एक लंबे समय तक बचाव कर्मी लगे रहते हैं और उनको नहीं निकाल पाते हैं। कई बार वो अपने जीवन को जोखिम में भी डाल देते हैं। चलिए आप देखते हैं इस पिक्चर को। आप देख रहे होंगे कि कुछ डिफरेंट मेथड है जिसके थ्रू हम रेड होल माइनिंग का काम करते हैं। एक होता है विंच मेथड, ओपन पिट मेथड एंड गाइस रेड होल मेथड, जो कि आपको पता है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक बड़ी सी स्क्वायर सेक्शन बनाकर नीचे को जा रहे हैं, नीचे छेद करते जा रहे हैं, वहां तक कर रहे हैं जहां तक कि हमको कोयले का पता ना लग जाए और फिर रस्सी की मदद से मजदूर नीचे उतरते हैं और उस कोयले को कलेक्ट करने का काम करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से साइड कटिंग की बात की जाए तो कुछ साइड कटिंग इस तरीके से बनाकर भी कोयले को निकालने का काम किया जाता है। तो ये ओपन पिट मेथड और दूसरा है विच मेथड, ये दो ऐसे मेथड हैं जो कि हमारे रेड होल के सबसे ज्यादा प्रचलित तरीके अभी तक देखे गए हैं। चलिए अब देखेंगे कि वो कौन सी जगह है जहां पर रेड होल माइनिंग का कब्जा है, सबसे ज्यादा रेड होल माइनिंग देखी जाती है। साथियों, अगर हम मुख्य रूप से देखें तो मेघालय वो क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा रेड होल माइनिंग की जाती है। असल में साथियों, ये वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा कोयले की पतली पतली परतें देखी जाती हैं और उन पतली परतों में से कोयले को निकालने के लिए इस संघर्ष में प्रक्रिया को चलाया जाता है, जो कि पूरी तरीके से अवैध है, जिसे 2014 में बंद भी कर दिया गया था, पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन अवैध रूप से आज के समय में भी इसको चलाया जा रहा है। अगर हम 7 सिस्टर्स की बात करें तो मेघालय एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा इसको बढ़ावा दिया गया है। असम, मेघालय, झारखंड, नागालैंड, छत्तीसगढ़, ये वो रीजन है जहां पर अभी तक रेड होल माइनिंग के केसेस को देखा गया है। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम बात करेंगे कि रेड होल खनन के कारण क्या है। रेड होल खनन का सबसे बड़ा जो कारण है वो है पॉवर्टी, गरीबी। असल में साथियों, अगर हम भारत के पूर्वोत्तर राज्य की तरफ निगाह डालें तो ये हमारा पॉवर्टी रेट है। जितना भी आपको रेड सेक्शन दिख रहा है, डार्केस्ट रेड सेक्शन दिख रहा है, ये खतरे वाला है, यानी कि यहाँ पर पॉवर्टी ज्यादा है। और असम एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर गरीबी की संख्या ज्यादा होने की वजह से, मेघालय में गरीबी की संख्या ज्यादा होने की वजह, रोजगार की कमी होने की वजह से यहाँ के लोग, यहाँ के श्रमिक कई बार रेड होल माइनिंग में चले जाते हैं। रेड होल माइनिंग का एक हिस्से को मदद लेते हैं और अपनी जीवन यापिका करते हैं, जो कि एक संघर्षमय है। कई बार छोटी सी कमाई के लिए वो अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं।
वही चीज सेम मैंने आपके सामने लिखी है कि असम के गरीब और मेघालय के गरीबी एक वैकल्पिक आजीविका की कमी की वजह से, जॉब की कमी की वजह से, नौकरी की कमी की वजह से और आर्थिक अव्यवहार्यता आदि के कारण ये रेड होल माइनिंग वहां पर प्रचलित है। क्योंकि साथियों वहां पे बड़ी आसानी से पतली परतों की खान पाई जाती है, जहां से कोयला निकाला जाता है, बड़ी आसानी से वहां पर हम अपनी आजीविका के लिए मजदूर अपना काम ढूंढ लेते हैं, जो कि एक संघर्ष में है और अवैध भी है। बात करते हैं एनजीटी के प्रतिबंध का कारण क्या था। असल में मेघालय की भूमि पर जो सरकार का नियंत्रण है वो है बहुत कम। असल में साथियों मेघालय छठी अनुसूची का राज्य है, जहां पर 1973 का कोयला खादान प्राधिकरण अधिनियम लागू ही नहीं होता है, जिसकी वजह से वहां की जो मालिक हैं, जमीन के जो मालिक हैं, उनका अधिकार नीचे के खनिजों पर भी हो जाता है, यानी कि वो अपना अधिकार मान लेते हैं। जिसकी वजह से 1972 में जब मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया था, उसके बाद से कोयले के खनन की प्रक्रिया में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली। कई बार मालिकों ने उन्नत ड्रिलिंग के काम की तकनीकी में असंभव हतोत्साहन देखने की वजह से, टेक्नोलॉजी ना मिलने की वजह से, उन्नत मशीन ना मिलने की वजह से रेड होल माइनिंग को पूरी तरीके से बढ़ावा दिया, और जिसमें कई पड़ोसी देश जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल के लोग, बहुत सारे बच्चे इस रेड होल माइनिंग का शिकार बने, जिन्होंने अपनी आजीविका को चलाने के लिए इसमें अपने को दाखिल किया और अपने जीवन को पूरी तरीके से संघर्ष में डाल दिया। ये एक मामला जिसकी वजह से एनजीटी ने प्रतिबंध लगाया, लेकिन इसका सिर्फ एक रुख नहीं है साथियों, इसके और भी कारण हैं। जैसे कि अगर हम एनजीटी के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की तरफ देखें, जिसने इस बात को पूरी तरीके से प्रूव किया कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे, जो कि हमारे पड़ोसी देश के बच्चे थे, हमारे कुछ पावर राज्य के बच्चे थे, जिन्होंने अपनी आजीविका को चलाने के लिए रेड होल माइनिंग में खुद को दाखिल किया और अपने जीवन को संघर्ष में डाला। सबसे पहली रिपोर्ट पहले नेपाल में स्थित एस्तेर बेंजामिन ट्रस्ट की थी, जो कि 2010 में आई थी। वहीं पर दूसरी रिपोर्ट जो कि दिसंबर 2010 में एडिक्ट एक्शन के साथ आई थी, और तीसरी रिपोर्ट की अगर हम बात करें जो कि आखिरी जुलाई 2011 में ह्यूमन राइट्स नाउ के साथ में आई थी। साथ ही इन तीनों रिपोर्ट में सीधी तरीके से अनुमान लगाया गया था कि लगभग 70,000 बच्चे, जो कि ज्यादातर बांग्लादेश, नेपाल से थे, खादानों में काम कर रहे थे, क्योंकि उनके काम करने के लिए आकार सही था। असल में साथियों रेड होल माइनिंग जिनका आकार बहुत छोटा होता है, उसमें बच्चे बड़ी आसानी से जा सकते हैं, जिसकी वजह से रेड होल माइनिंग के काम में बच्चों को धकेला गया। इस बात को बाद में नकारा भी गया। साथियों राज्य के खनन और भूविज्ञान विभाग ने जब इस बात का सामने आई तो उन्होंने सीधे तौर पर इस बात का खंडन किया, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार ने जब दबाव लगाया तो जून 2013 में इस बात को स्वीकार किया गया कि 222 बच्चे रेड होल खादानों में काम कर रहे थे। विशेष रूप से पूर्वी जैतिया हिल में एनजीटी ने 1 साल के बाद इसी वजह से यहां पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन साथियों उसके बाद भी यह खनन प्रक्रिया नहीं रुकी, अवैध रूप से चलती रही। अच्छा, रेड होल खनन से क्या क्या संबंधित समस्याएं आई, चलिए इस पर भी निगाह डाल लेते हैं। सबसे पहले आई पर्यावरणीय समस्या। लूखा और मिंडटू जो नदी है, यहाँ पर सल्फेट, आयरन और कुछ पॉइजनस मेटल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से इसका पानी पूरी तरीके से, इसका पीएच लेवल एसिडिक मीडियम में चला गया। यहाँ पर एसिडिटी बढ़ गई, जो कि एक पर्यावरण का सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट था, जो कि सबसे पहले देखा गया। दूसरा था स्वास्थ्य जोखिम, यानी कि जो लोग इसमें काम कर रहे थे उनको परफेक्ट वेंटिलेशन नहीं मिलने की वजह से, दम घुटने की वजह से, पॉइजनस गैसेस इनहेल होने की वजह से कई सारी बीमारियां हो रही थी। कई बार दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो जा रही थी। ये भी एक दूसरा कारण रहा था। तीसरा था सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्या का मतलब रेड होल माइनिंग, जिसमें जो आकार है माइन का वो बच्चे के लिए बहुत परफेक्ट है, बच्चे के शरीर के आकार के बहुत परफेक्ट है, जिसकी वजह से बाल श्रम को बढ़ावा मिला। सीधे तौर पर बोला जाए तो ये एक बाल श्रम शोषण को बढ़ावा दे रहा था। साथियों इसको कम करने के लिए भी रेड होल माइनिंग को रोका गया, रेड होल माइनिंग को प्रतिबंध लगाया गया। साथ में इस पर्टिकुलर कंडीशन में
सामाजिक समस्या के रूबरू होते हुए श्रमिक कम वेतन पर भी काम कर रहे थे, यानी कि अपनी गरीबी में आजीविका को चलाने के लिए छोटे से तनख्वाह के लिए वो अपनी जान को जोखिम में डाल रहे थे। नेक्स्ट है कानूनी उल्लंघन की अगर बात की जाए तो एनजीटी ने 2014 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उसके बाद भी अवैध रूप से लगातार ये खनन का काम होता रहा। हालांकि ये जो प्रथा है ये आज के समय में भी उतनी ही चल रही है जितनी की पहले चल रही थी, यानी कि अभी भी देखा जाए तो आप जो न्यूज़पेपर्स में देख भी रहे होंगे कि अभी भी अवैध रूप से ये काम चल रहा है और मजदूर अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। चलिए साथियों, आप देखेंगे कि भारत में खनन से संबंधित वर्तमान कानून क्या है, किस तरीके से इसका विनियमन किया गया है, चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हमारा कानून है खान एवं खनिज अधिनियम 1957। साथियों, ये वही अधिनियम है जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात की थी। ये पूरे भारत में खनिजों के खनन को नियंत्रित करता है, यानी कि उसका खोज करना, निष्कर्षण करना, ये सभी करने के लिए खनिज और खान अधिनियम 1957 आपका काम करता है। और अगर इसके अगेंस्ट कोई भी काम होता है तो कानूनी दंड की भी कार्रवाई की जाती है। नेक्स्ट है कोयला खनन राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973। ये आपके खनन गतिविधियों को सरकार के अधीन करता है, यानी कि यहाँ पर जितना भी खनन का काम है वो सरकार और किसी अधिकृत संस्था के अंतर्गत किया जाता है और एक लिमिटेशन बढ़ जाती है। पर जनरली जब रेड होल माइनिंग की जाती है तो उस समय पर ये काम इस ढांचे से बाहर चला जाता है, यानी कि इन नियमों का उल्लंघन हो जाता है। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेड होल माइनिंग छिपके की जाती है, अवैध रूप से की जाती है, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सीधे तौर पर हमारा कहता है कि अगर कोई भी खनन की गतिविधि की जा रही है तो पहले पर्यावरण मंजूरी लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही इसे किया जाना है, क्योंकि इससे पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। लेकिन जब रेड होल माइनिंग की जाती है तो इस भी नियम की अवहेलना कर दी जाती है। नेक्स्ट है मेघालय खान एवं खनिज नीति। साथियों, मेघालय खान एवं खनिज नीति 2012 की अगर हम बात करें तो राज्य में जो खनन की प्रथाएं चल रही हैं उनको विनियमन करने के लिए, उसकी प्रस्तुतिकरण के लिए इस अधिनियम को, इस नीति का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत कमजोर है, उसका पूरी तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है और अभी भी मेघालय में अवैध रूप से खनन हो रहा है। तो साथियों, ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। टॉपिक कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो भर भर के शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।